अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक गजा की हवा सिर्फ बारूद से नहीं, मासूम लोगों की चीखों से भरी हुई है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और पूरी बस्तियां मिट्टी में मिल गई हैं। 53,000 से ज्यादा फलस्तीनी जिन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई थी, उनकी लाशों से जमीन भर चुकी है। एड बंद है, पानी खत्म है और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। मगर सवाल ये है, क्या ये सब एक रिएक्शन है या पहले से तयशुदा निजाम का हिस्सा? क्या ये जंग वाकई में अमन के लिए होती है या उसके पीछे बिलियन डॉलर्स का बिजनेस छुपा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, हर जंग में अमेरिका का रोल क्यों होता है और इजराइल को ये नफरत भरा लाइसेंस किसने दिया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसे राज का पर्दाफाश करेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस में नहीं मिलता बल्कि उन बोर्डरूम्स में छुपा होता है जहां जंग का फैसला होता है और इंसानियत हार जाती है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक इन इन्फोवेब। गजा में अब तक तकरीबन 53,900 बेगुनाह फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती कत्ल कर दिया गया है, जबकि 1,07,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। द गार्डियन की एक तहकीकात के मुताबिक गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तबाह हो चुका है और लोग भूख और पानी की शदीद कमी का शिकार हैं। वेस्ट बैंक में भी हालात कुछ कम खतरनाक नहीं हैं। यूएन ओचा की डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अगस्त 2024 तक इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में 607 फलस्तीनी हलाक हुए, जिसमें ईस्ट यरूशलेम के वाकयात भी शामिल हैं। ये तमाम डेटा विकिपीडिया पर भी डॉक्यूमेंटेड है, जो कि ऑन गोइंग मिडल ईस्ट क्राइसिस का रिकॉर्ड रखता है। आज भी अक्सर लोग ये समझते हैं कि जंगें सिर्फ उस वक्त होती हैं जब दो मुल्कों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट या नफरत का सिलसिला बढ़ जाए, जैसे ज़मीन के लिए लड़ाई, मजहबी इख्तलाफ या सियासी तनाज़ा। मगर असल में ये सिर्फ सरफेस का सच है। हकीकत इससे ज़्यादा पेचीदा है। दुनिया की कई बड़ी जंगें असल में किसी इखलाकी या ज़रूरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं, बल्कि सोची समझी प्लानिंग का नतीजा होती हैं। इनके पीछे एक पूरा निज़ाम होता है जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये निज़ाम 3 पावरफुल कुव्वतों पर मबनी होता है: मिलिट्री, पॉलिटिशियंस और वो इंडस्ट्रीज जो जंग का सामान बनाती हैं। फौज को हमेशा नए और एडवांस्ड हथियार चाहिए होते हैं ताकि वो जंग के लिए तैयार रहे। डिफेंस कंपनीज को हमेशा नए ऑर्डर्स चाहिए होते हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। और सियासतदान इन दोनों से या तो वोट लेते हैं या फंडिंग, या फिर दोनों। यानी ये एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है जहां हर पार्टी दूसरी से फ़ायदा उठाती है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं कि किसी छोटी सी टेंशन को जंग में तब्दील कर देना इनके लिए फ़ायदे का सौदा होता है। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी, जितना ज़्यादा सामान खरीदा जाएगा, उतना ही पैसा वेपन्स बनाने वाली कंपनीज कमाएंगी। इसलिए कई बार जंग का फैसला नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, और नतीजा जंग के मैदान में जान देने वाले सिपाही, मासूम शहरी और आम लोग होते हैं, जबकि असल फायदा उन लोगों को होता है जो जंग से दूर बोर्डरूम्स में बैठकर मुनाफा गिन रहे होते हैं। 2001 से लेकर अब तक अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में अमेरिका के जंगों का टोटल खर्चा $6.4 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट के मुताबिक सिर्फ अफगानिस्तान की जंग का खर्चा $2.3 ट्रिलियन था। यानी 20 साल तक हर दिन $300 मिलियन से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। ये पैसा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, स्कैन ईगल ड्रोन्स, हमवीज और कार्बेन्स जैसे हथियारों पर लगा। इसी दौरान बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जैसे लॉकहीड मार्टिन और रिथ्योन के शेयर्स 3 से 12 गुना बढ़ गए, और इन कंपनीज के स्टॉक्स ने पूरे स्टॉक मार्केट को 58% तक आउट परफॉर्म किया। लॉकहीड ने सिर्फ 2018 में अपनी 70% सेल्स यूएस हुकूमत को बेचकर IRS और EPA के कंबाइंड बजट से भी ज्यादा पैसा कमाया। ये कंपनीज लॉबिंग और सियासी डोनेशंस के जरिए कांग्रेस में असर डालती हैं, जिससे डिफेंस बजट आसानी से पास हो जाता है। यूएस ने यूक्रेन को रशिया के खिलाफ जंग में तकरीबन $69 बिलियन का मिलिट्री एड दिया। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान $142 बिलियन का आर्म्स डील फाइनलाइज हुआ। इस डील में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स और एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी शामिल है। मगर सवाल ये उठता है, सऊदी अरेबिया की किसी बड़ी जंग में शामिल न होने के बावजूद इतने मैसिव स्केल की मिलिट्री डील क्यों की गई? अगर देखा जाए तो जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं, उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से एक ही मुल्क से जुड़ा मिलता है, और वो है अमेरिका। हर जंग में इसका कोई ना कोई किरदार जरूर होता है।
मिसाल के तौर पर इराक वार 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं। 9/11 के बाद 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जंग चली। ओसामा बिन लादेन को तो 2011 में ही मार दिया गया था, लेकिन फिर भी मजीद 10 साल अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों रहा। लिबिया 2011 में नेटो के जरिए कजाफी की हुकूमत गिराई गई, मगर आज तक मुल्क सिविल वार का शिकार है। यूक्रेन रशिया वार में अमेरिका सीधा जंग में तो नहीं, मगर नेटो एक्सपेंशन की वजह से रशिया को प्रोवोक करने का सबब बना। और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका हमेशा इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, मिलिट्री, फाइनेंस और डिप्लोमेसी के जरिए। और सीरिया भी रशिया और अमेरिका की प्रॉक्सी वार का शिकार बना, जहां अब तक सिविल वार चल रही है। और इस बात से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जब भी अमेरिका को किसी मुल्क से लड़ना होता है तो वो कभी अपनी जमीन पर जंग नहीं लड़ता, बल्कि तीसरे मुल्क को अपना मैदान जंग बना देता है। चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया या यूक्रेन, जंग हमेशा किसी और की सरजमीन पर होती है, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ जरूर होता है। और जब बात इजराइल की आती है तो ये रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। अमेरिका इजराइल को सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपना सबसे करीबी और स्ट्रेटेजिक अलाय मानता है। एक ऐसा अलाय जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस और अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बरकरार रखने में मदद करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ताल्लुक इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। अमेरिका के अंदर जूइश कम्युनिटी के असर और पावरफुल लॉबी ग्रुप्स इस पॉलिसी को सियासती लेवल पर भी सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एवेंजिकल क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इजराइल को रिलीजियस और हिस्ट्रिकल तौर पर सपोर्ट करती है। अमेरिका हर साल इजराइल को $1 बिलियन का मिलिट्री एड देता है और दोनों के दरमियान टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस सपोर्ट की एक कीमत भी है। जब भी इजराइल की मिलिट्री एक्शन सिविलियन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो अमेरिका को इंटरनेशनल कम्युनिटी में तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये तनकीदें अक्सर इस बात पर होती हैं कि क्या अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अमन लाने में मदद कर सकता है, या सिर्फ एक तरफा सपोर्ट देकर कॉन्फ्लिक्ट को और गहरा कर रहा है। क्या अमेरिका के पास गजा की जंग रोकने की ताकत है? बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर के जरिए अमेरिका कई बार सीज़-फायर रेजोल्यूशन को रोक चुका है, जो इस जंग को खत्म करने में सबसे बड़ी रुकावट बना। यानी जब चाहे तो जंग रोक सकता है, मगर अपनी सियासी और स्ट्रेटेजिक मुनाफाखोरी की वजह से वो अक्सर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक सियासी खेल है। जब तक ये निज़ाम बदलता नहीं, तब तक मासूम लोगों का दर्द बरकरार रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सच्चाई को समझें और आवाज़ उठाएं, ताकि इंसानियत को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों के फ़ायदे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।